नमस्कार छात्रों। इसके पहले के लेक्चर में हमने भाषा की परिभाषाएं देखी है और उन परिभाषाओं के माध्यम से हमारे एक बात ध्यान में आई होगी कि भाषा हमारे लिए एक प्रकार का साधन है और जिस साधन के माध्यम से मनुष्य अपने वाणी के द्वारा, अपने आवाज़ के द्वारा अपने विचार जो है दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो उसी के आधार पर मनुष्य अपनी बात जो है दूसरों तक वो कहता है और उसके आधार पर उसके दिमाग में चल रहे ख्याल दूसरे लोग जो है जान जाते हैं। तो दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस साधन को हम अपना रहे हैं असल में वही भाषा है। और यही बात जो है बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाओं के माध्यम से वहां पे कहने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि आपको भाषा की परिभाषा और भाषा के अर्थ के आधार पर भाषा क्या है ये बात समझ में आई होगी। मैं इस लेक्चर में आपको भाषा के आगे भाषा की जो विशेषताएं हैं, मतलब भाषा की ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके आधार पर हम भाषा को बनता हुआ या उसका बना हुआ रूप पहचान सकते हैं। तो देखिएगा कि लगभग भाषा विज्ञान की 15 विशेषताएं भाषा की बताई गई है। मैं एक एक करके आपको पहले वो विशेषताएं बताता हूं और उसके बाद में आपको प्रत्येक विशेषता का स्पष्टीकरण जो है वो भी आपको मैं बताऊंगा, ताकि आपको उस विशेषता का विश्लेषण जो है अगर परीक्षा में लिखने का अगर आप प्रश्न आ जाता है तो आप वहां पे लिख सकते हैं। तो एक एक करके मैं आपके सामने पहले भाषा की विशेषताएं रखता हूं, उसको थोड़ा सा गौर से सुन लीजिएगा। पहली भाषा की विशेषता है हमारे पाठ्यक्रम के मतलब पहला जो टॉपिक है प्रश्न पत्र क्रमांक 11 का पहला टॉपिक भाषा की परिभाषा एवं भाषा की विशेषताएं। तो पिछले लेक्चर में हमने भाषा की परिभाषाएं देखी है। इस लेक्चर में हम भाषा की विशेषताएं देख रहे हैं। तो भाषा की विशेषता पहली विशेषता ये है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। एक एक करके मैं पहले ये विशेषता आपके सामने रखता हूं, बाद में इसका स्पष्टीकरण मैं आपको दे दूंगा। देखिए, पहली विशेषता है भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। दूसरी विशेषता है भाषा अर्जित होती है। तीसरी विशेषता है भाषा अनुकरणशील होती है। चौथी विशेषता है भाषा चिर परिवर्तनशील होती है। पांचवी है भाषा की धारा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बहती है। छठी है भाषा अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है। सातवीं विशेषता है प्रत्येक भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है। आठवीं विशेषता है प्रत्येक भाषा की अपनी एक ऐतिहासिक सीमा होती है। नवीं विशेषता है भाषा का अंतिम रूप नहीं होता। 10वीं है भाषा सामाजिक वस्तु है। 11वीं है प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना होती है, अपनी व्यवस्था होती है। 12वीं विशेषता है कोई भी एक मनुष्य भाषा का निर्माण नहीं कर सकता। 13वीं है भाषा की धारा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। और 14वीं है प्रत्येक भाषा का अपना स्पष्ट एवं अस्पष्ट मानक रूप होता है। 15वीं विशेषता है भाषा संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर जाती है। लगभग ये विशेषताएं मैंने आपके सामने रखी है। मैं इसका एक एक करके आपके सामने स्पष्टीकरण दे देता हूं। मुझे लगता है कि आपको ये जो विशेषताएं बताई है इसमें आने वाले जो शब्द है वो शायद समझ में नहीं आएंगे, और मैं इसका जब विश्लेषण आपके सामने रखूंगा तब शायद आप ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको भाषा की जो पहली विशेषता है उसका विश्लेषण थोड़ा सा बताता हूं। देखिएगा, पहली विशेषता हमने अभी बताई है भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। अब इस विशेषता में पैतृक शब्द आ गया है। मुझे लगता है कि बाकी के शब्द तो आप जानते हैं, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, तो पैतृक शब्द शायद आप उससे अनजान रहेंगे। तो पैतृक का मतलब है पिता द्वारा प्राप्त, मतलब पिता के द्वारा जो वारिस के रूप में जो भी कुछ संपत्ति मिलती है
उस प्रकार की संपत्ति भाषा नहीं है। उसका विश्लेषण कैसे लिखना है देखिएगा कि सामान्य जीवन में पिता ने जो भी कुछ संपत्ति कमाई है या जितनी भी धन दौलत है, जमीन जायदाद है, इसका कानूनी वारिसदार जो है या वारिस जो है उसका अपना बेटा होता है। तो उस हिसाब से अगर विचार करेंगे तो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। इसका मतलब यह है कि भाषा किसी पिता के संपत्ति के रूप में हम उसको बेटे को नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या है देखिएगा, इसको समझ लीजिएगा। पहले एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लीजिएगा कोई महाराष्ट्र में पैदा हुआ बच्चा अपने जन्म के 6 साल मतलब 6 महीने बाद अगर उसकी परवरिश जो है भारत के बाहर किसी विदेश में वहां पे अगर हो जाती है, उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में पैदा हुआ बच्चा 6 महीने बाद अगर अमेरिका में उसकी परवरिश हो जाती है और वो 5-6 साल तक अगर वहां पे पलता है, बढ़ता है, तो हम कह नहीं सकते कि वहां पे महाराष्ट्र में जन्मा हुआ बच्चा मराठी बोलेगा। उसके पीछे की वजह यह है कि वह बच्चा अमेरिका में अगर पल बढ़ रहा है, भले ही उसका महाराष्ट्र में जन्म हुआ है, तो वह वहां की अमेरिका की ही भाषा अंग्रेजी वहां पे बोलेगा। मुझे बताना क्या है कि जन्म यहाँ पे हुआ है इसलिए आप भाषा वही जानेंगे ऐसा कह नहीं सकते। उसके पीछे की वजह यह है कि भाषा पूर्णतः सामाजिक वातावरण में हम अर्जित कर लेते हैं, मतलब परिवार से अर्जित कर लेते हैं। आपकी परवरिश जिस परिवार में, आपकी परवरिश जिस समाज में होती है और उसी के आधार पर हम भाषा जो है ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे। महाराष्ट्र में पैदा हुआ बच्चा दुनिया के किसी भी दूसरे देश में अगर उसकी परवरिश हो जाती है तो वो मराठी नहीं बोल पाएगा, वो वहां की भाषा बोलेगा जहां पे उसकी परवरिश हो रही है। इसलिए भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। मुझे लगता है कि आपके समझ में आया होगा। दूसरी भाषा की विशेषता है भाषा अर्जित होती है। भाषा अर्जित मतलब ग्रहण करना, उसको अपनाना या स्वीकार करना। अर्जन से तात्पर्य क्या है? वह अर्जन करने वाली मतलब ग्रहण करने वाली चीज है। मतलब जैसे जैसे बच्चा, मान लीजिएगा कि किसी परिवार में छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तब वह जैसे जैसे बड़ा होता है तो परिवार में जो भी लोग होते हैं, माँ होते हैं, पिताजी होते हैं या दादा दादी होते हैं, इनके द्वारा कहे गए शब्दों को या उनके द्वारा उच्चारित किए गए जितने भी शब्द है वो बच्चा अपने कानों के माध्यम से ग्रहण कर लेता है और धीरे धीरे जैसे ही उसकी बोलने की उम्र आ जाती है वह उसको दोहराने की कोशिश करता है। मतलब उसके कानों पर आने वाली आवाज वह धीरे धीरे अर्जित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है और उसी के आधार पर पापा मम्मा, अर्थात ये जो हम छोटे बच्चे अगर उनको बोलते हुए अगर आपने कभी देखा होगा तो वो धीरे धीरे जो है उस हिसाब से अर्जन की हुई ध्वनियों के आधार पर बोलने की कोशिश करता है। तो इस हिसाब से अगर विचार करेंगे तो भाषा की विशेषताएं वहां पे बन जाती है। भाषा अर्जित होती है, मतलब भाषा को हम किसी मेमोरी कार्ड के तरह जो है किसी के दिमाग में सेव नहीं कर सकते। उस भाषा का ग्रहण होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हम इसको अर्जन के द्वारा ही अपनाते हैं या उसका ग्रहण किए बगैर हम भाषा जो है हम बोल नहीं सकते या उसको हम बोल नहीं पाते। तो अर्थात शिशु अवस्था से ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतलब जब बच्चा जो है परिवार में पल रहा होता है और उस दौरान उसके कानों पर पिता द्वारा, माँ द्वारा जो भी आवाजें, घर के सदस्यों द्वारा जो भी आवाजें आ जाती है वो धीरे धीरे जो है उसका अनुकरण करने लगता है और उन्हीं आवाजों के आधार पर वह जो है वह भाषा जो है आत्मसात कर लेता है। तो इस प्रकार ये भाषा की दूसरी विशेषता है, भाषा अर्जित होती है। भाषा की तीसरी विशेषता है भाषा अनुकरणशील होती है। देखिएगा कि जैसे जैसे छोटा बच्चा बोलने लगता है और वो बोलने लगने वाला जो बच्चा है वो धीरे धीरे परिवार के लोगों द्वारा जो भी कुछ बोला जाता है उसका अनुकरण करता है। गाय कहना है तो उसको वो गाय मतलब गौ या इस प्रकार से हम्बा या इस प्रकार से जो भी बहुत सारे शब्द जो है उसके जुबान पर आ जाते हैं वो धीरे धीरे उसको कहने की कोशिश करता है। जैसे जैसे बच्चा 3 साल का हो जाता है, आपने देखा होगा
कि वो बड़े बड़े वाक्य जो है बोल नहीं पाता, वो छोटे छोटे वाक्य बोल लेता है, एक दो शब्द बोल लेता है। तो उसके हिसाब से वो जो है अपने उम्र के लिहाज से उसके मतलब वाणी के द्वारा या उसके जो वाग अवयव है, जीभ, तालु, दांत, ओठ, जो कंठ जो है, इसके आधार पर वो भाषा की ध्वनियां उच्चारित करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वो भाषा को अर्जित कर लेता है और वह बड़े लोगों की नकल करने लगता है, अनुकरण करता है। इसलिए भाषा अनुकरणशील होती है। अर्जन की हुई बात या ग्रहण की हुई बात जो है वो धीरे धीरे अपने जुबान से उसको कहने की कोशिश करता है और उसके आधार पर वह भाषा सीख लेता है। इसलिए भाषा की तीसरी विशेषता है भाषा अनुकरणशील होती है। भाषा की चौथी विशेषता है भाषा चिर परिवर्तनशील होती है। मतलब देखिएगा कि भाषा निरंतर जो है परिवर्तित हो रही होती है। मतलब 5 साल का बच्चा जो भाषा बोलता है वही बच्चा 25वें साल में वही भाषा बोलेगा ऐसा नहीं है, अर्थात उसकी भाषा में अंतर आ जाता है। मतलब एक छोटे बच्चे की भाषा और वही बच्चा उम्र के 60 साल में जब आ जाता है तब उसकी भाषा में आपको वो अंतर जो है, वो परिवर्तन जो है आया हुआ दिखाई देगा। मतलब भाषा चिर परिवर्तनशील है। मतलब भाषा का जो परिवर्तन है या भाषा का जो बदलाव है उसका विकास जो है उसके परिवर्तन पर निर्भर होता है। हिंदी के बारे में भी अगर हम विचार करेंगे, 11वीं शती की हिंदी और 19वीं शती की हिंदी, उसमें आपको निश्चित तौर पर अंतर आ गया हो, मतलब दिखाई देता है। उसके पीछे की वजह यह है कि जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आ जाता है, समाज की जो जीवन शैली होती है उसके आधार पर भी भाषा में परिवर्तन आ जाते हैं। आज हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल है, बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारी आज की हिंदी या हमारे आज के उपकरण जो है इसके पहले 300 साल नहीं थे, तो उस दौरान की भाषा अलग थी और आज की भाषा अलग है। मतलब जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है वैसे वैसे भाषा जो है हमेशा परिवर्तित होती रहती है। समाज में जो भी कुछ नए नए बदलाव आ जाते हैं, नए नए परिवर्तन आ जाते हैं और ये परिवर्तन ही भाषा में भी परिवर्तन लाते हैं। तो इस हिसाब से मुझे कहना है कि भाषा चिर परिवर्तन, चिर से मतलब है निरंतर, हमेशा भाषा में परिवर्तन आता रहता है और भाषा का परिवर्तन जो है हम किसी 1-2 साल में पहचान नहीं सकते। इसके लिए हमें कम से कम 100 साल का फासला देखना पड़ता है। मान लीजिएगा 1901 की हिंदी और 2001 की हिंदी, अगर आप इसमें अगर तुलना करने की कोशिश करेंगे तब आपको वहां पे महसूस होगा कि 1901 की हिंदी में ज्यादातर उर्दू के शब्द थे, लेकिन आज 2001 की हिंदी में ज्यादातर अंग्रेजी के शब्द है। उसके पीछे की वजह यह है कि जैसे जैसे समाज में बदलाव आता गया, नए नए विकास होते गए, नए नए जो भी कुछ संशोधन होते गए या टेक्नोलॉजी या औद्योगिकरण के कारण आज समाज में जो बदलाव आ गया है, उसके पीछे की वजह यह है कि वह भाषा में सभी बातें जो है वहां पे जुड़ जाती है और भाषा समाज को चलाने का काम करती है। इसलिए समाज से संबंधित जो भी चीजें हैं वो भाषा के साथ जुड़ जाती है। इसलिए भाषा निरंतर या चिर परिवर्तनशील होती है। अगली विशेषता है भाषा की धारा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बहती है। अर्थात ये बात जो है बिल्कुल आसान है कि मनुष्य का निर्माण जैसे जैसे हुआ और मनुष्य जब जंगलों में रह रहा था तब उस दौरान मैंने आपको भाषा के बारे में भी ये बात बताई है कि मनुष्य जंगलों में जब रह रहा था उसके जीवन की आवश्यकताओं को वो व्यक्त करने की कोशिश जब कर रहा था तब उसने ये कोशिश की कि विभिन्न प्रकार की आवाज़ें वो निकालने लगा। जब उसको महसूस होने लगा कि उसके पास जो आवाज़ें मौजूद है वो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव वहाँ पे व्यक्त करने में वहाँ पे कम पड़ रही है, तब वहाँ पे भाषा धीरे धीरे सूक्ष्म होती गई। मतलब मनुष्य ने एक ही आवाज़ को या अनेक प्रकार की आवाज़ों को एक साथ बोलकर उसको व्यक्त करने की कोशिश की। मैंने उस दिन आपको उदाहरण दिया था कि हमें दुख हुआ है, हम बता सकते हैं, मतलब चेहरे से वो संकेत से बता सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, मतलब हमारे हृदय में बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, इस बात को अगर हमें बताना है तो उस वहाँ पे भाषा के सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्दों की जरूरत पड़ जाती है। तो उस दौरान भी मनुष्य ने
भाषा के स्थूल रूप से अपनी विकास यात्रा या भाषा को जो है सूक्ष्मता की ओर लेके जाने की कोशिश की है। इसलिए भाषा की धारा जो है स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बहती है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य की उत्पत्ति के बाद मनुष्य के पास जो भाषा मौजूद थी, वहां की भाषा मतलब उस समय की भाषा और आज की भाषा में बहुत सारा अंतर आपको आया हुआ दिखाई देता है। क्योंकि एक जमाना ऐसा था कि भाषा में अनेक सारे भावनाओं को व्यक्त किया जाता था और मिलजुल कर व्यक्त किया जाता था, लेकिन आज स्थिति ऐसी है, हम अलग मतलब प्रत्येक भाव को जो है विशिष्ट ढंग से वहां पे व्यक्त कर सकते हैं। मतलब ये भाषा में आया हुआ बदलाव है और इसको ही हम कह सकते हैं भाषा की धारा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाती है। तो इस प्रकार से अगली विशेषताएं जो है ये 5 विशेषताएं आपको एक बार सुन लीजिएगा। अगली विशेषताएं मैं अगले लेक्चर में ले लूंगा और मुझे लगता है कि एक बार ये विशेषताएं आपके समझ में आ गई तो बाकी के जो आगे के जो चैप्टर है या आगे के जो पार्ट है वो आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो अगले लेक्चर में मैं 6वें नंबर की जो विशेषता है वो आपके सामने रखूंगा, उसका विश्लेषण रखूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।